मित्रों, बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम लोगों ने कंटिन्यूटी की बात की थी, कंटिन्यूटी खत्म किया था। अब हम बात करें डिफरेंशियबिलिटी की। तो कंटिन्यूटी के बाद में अपन क्या पॉइंट क्या आता है, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है? अवकलनीयता। अवकलनीयता का मतलब है यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट मतलब कोई भी एक वक्र है, कोई भी एक वक्र है, इससे मतलब समझिए कोई भी एक वक्र है। वक्र किसका होता है? सर फंक्शन का। फंक्शन का कोई भी एक वक्र है, वक्र है, वक्र के किसी बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सके तो वह फलन कैसा होता है? अवकलनीय होता है। अवकलनीय होता है। सिंपल सी बात है। डिफरेंशियबिलिटी है क्या? डिफरेंशियबिलिटी क्या है कि कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का कोई वक्र है, उस वक्र के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्शरेखा खींची जाए तो वो अपने आप में कैसा होगा? साहब डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन, है ना। तो सिंपल सी बात में अपन लोग आगे बढ़ा लेते हैं बात को। तो क्या है कि यूनिक टेंजेंसी से मतलब समझिए कि हमारे पास अवकलनीय है और इसका फिर अवकलन क्या होगा? अवकलन होता है या कुछ नहीं होता है? अवकलन के बारे में बात कर तो बहुत सारे लोग जिंदगी भर अवकलन पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि अवकलन है क्या। अवकलन का मतलब होता है वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल बोले तो टेन थीटा। क्या था? टेन थीटा को अवकलन कहते हैं। यदि अपन लोग देखें तो सिंपली, यदि कोई भी एक वक्र है, उस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो वो अवकलनीय है, और यदि वो अवकलनीय है तो उसका अवकलन पॉसिबल है। तो अपन लोग कहें कि दुनिया में प्रत्येक फंक्शन का अवकलन पॉसिबल है, नहीं सर, प्रत्येक फंक्शन का अवकलन पॉसिबल नहीं है। अवकलन उनका पॉसिबल है जो अवकलनीय है, और अवकलनीय के लिए शर्त क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो अवकलनीय होने के लिए फंक्शन है निश्चित रूप से प्रायोरिटी देता है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। और दूसरी बात, यदि वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के बाद में अपने को प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक मूल पॉइंट दिमाग में रख लो कि कोई भी फंक्शन कहीं भी यदि शार्प पॉइंट देता है, तीक्ष्ण बिंदु देता है साहब, तीक्ष्ण बिंदु, शार्प पॉइंट देता है, तो वहां फलन अवकलनीय नहीं होता है। यदि किसी फलन ने कोई तीक्ष्ण बिंदु भी दिया तो वहां फलन क्या है? अवकलनीय नहीं होता है। उसके लिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। वो क्या है कि देखिए कि ये मेरे पास में सपोज करो कोई भी एक फंक्शन है, ये मेरे पास में अवकलनीयता का ज्योमेट्रिकल फॉर्म चल रहा है। ज्योमेट्री का अर्थ अपन लोग क्या है? ज्योमेट्रिकल फॉर्म पे बात कर रहा हूं। ज्योमेट्री का अर्थ कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, कुछ नहीं होता है, ग्राफीय रूप होता है। ग्राफीय रूप पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है सर। अवकलनीयता के ग्राफीय रूप पे सपोज करो कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f, उसका कोई एक वक्र है भैया, ये वक्र है उसका कोई। इस वक्र पे मैं बात करूं, छोटी सी बात को, मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है सर। छोटी सी बात को यदि अपन लोग करें तो क्या है कि कोई एक बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु पे अपने को क्या है कि स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है साहब? स्पर्श रेखा खींचनी है। अब स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट आप इधर से पकड़िए मेरी तरफ से साहब। स्पर्श रेखा का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, इसको मिलाते हुए मैंने कोई एक लाइन खींची है ऐसे। समझना, मूल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं मैं, अवकलनीयता की मूल कॉन्सेप्ट पे। अब सपोज करो कि ये वाला बिंदु जो बी है ना, बी, कर लो को यहाँ आ गया ये, और कर लो को ये यहाँ आ गया, और ये सपोज करो बिल्कुल ही समीप आ गया, ए और बी बिल्कुल पास, ए बी को खिसकाता हुआ लेके आ रहा हूँ, बी को खिसकाता हुआ ए के पास आ गया, तो बोलो ये क्या होगी? एक स्पर्श रेखा होगी। ये मेरे पास में क्या अवकलनीयता है, वो अपने आप में क्या कहलाती है? डिफरेंशियबिलिटी को अपन लोग क्या कहते हैं? डेरिवेबिलिटी भी कहते हैं। इसलिए इस साइड को RHD बोलते हैं भैया, राइट हैंड डेरिवेबिलिटी, ठीक है साहब। इस साइड को, क्योंकि राइट साइड से अपन लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? राइट हैंड डेरिवेबिलिटी। तो अपन लोग एक छोटी सी बात करें, यहाँ बी को जब खिसका के बिल्कुल पास समीप लेके आ रहे हैं, तो कौन सा केस बन रहा है भैया? लिमिटिंग केस बन रहा है।
कौन सा केस बन रहा है भैया? लिमिटिंग केस। अब लिमिटिंग केस क्या कहता है? लिमिटिंग केस क्या है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बहुत छोटा करना है साहब, उस डिस्टेंस को बहुत छोटा करेंगे। यही काम मैं इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ। देखिए सर, ये बिंदु इधर नहीं, इधर भी तो हो सकता है, भी इधर भी हो सकता है। वही चीज बी को जब मैं खिसका के लाऊं, वही बी को जब मैं इधर खिसका के लाऊं तो वही, और बी जब ए के पास आके तो वही। अब मेरे को एक बात बता, मैं इधर से इस लाइन को लेके आया और इधर से एक लाइन लेके आया, दोनों लाइन एक ही दिखेगी या अलग अलग दिखेगी? मैं दोनों तरफ से खिसका के लाइन को लेके आ रहा हूँ, लाइन दोनों के दोनों, जब यदि ये सपोज करो एक बिंदु पे दोनों की दोनों जो लाइन है वो लाइन एक ही दिखने लग जाए, तो निश्चित रूप से फंक्शन कैसा है? वो अवकलनीय फंक्शन है। तो अवकलन की बात ही ये है कि अवकलन होता क्या है। देखो साहब मैं बता रहा हूँ अवकलन होता क्या है, उस पर छोटा सा एक पॉइंट पर बात कर लूँ मैं, आपको कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद में मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, फॉर्मूले निकालेंगे अपन लोग। तो देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी मेरे पास में एक कर्व है, इस कर्व का ये बिंदु है, इस बिंदु पे मैंने स्लोप खींचा, ये स्लोप क्या है? टेंजेंट है। एक बिंदु पे एक टेंजेंट खींचेगा, इसका मतलब ये अवकलनीय है। और इसका कोई ना कोई थीटा होगा, कोण होगा एक अक्ष के साथ में। ये मेरे पास में क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है, ढाल। और ढाल के लिए ये क्या है मेरे पास में? टेन थीटा। टेन थीटा साहब, ठीक है साहब। इसकी जो ढाल है वो क्या है? टेन थीटा होती है ना, ढाल टेन थीटा होगी। जो ये टेन थीटा है यही अवकलन है। ध्यान रखना, ये बहुत मूल पॉइंट की बात है। अवकलन दुनिया में क्या है? कोई भी एक वक्र था, उस पर एक बिंदु था, उस बिंदु पे जो ढाल खींची गई, उस जो टेंजेंट खींची गई, उस टेंजेंट का जो एक्स अक्ष के साथ में झुकाव है, जो ढाल जो टेन थीटा है, वही अपने आप में क्या है? अवकलन है। तो सर इस बात को अपन लोग यूं कहना चाहते हैं कि जो अपने पास में जो एम है वही, और वही टेन थीटा होता है, और वही क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तीनों एक ही चीज होते हैं? हाँ बिल्कुल एक ही चीज होते हैं साहब। अब मेरे पास में जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है, डिफरेंशिएबिलिटी होती है, उसके दो फॉर्म होते हैं भैया। कितने फॉर्म होते हैं? दो। एक तो ज्योमेट्रिकल, जो मैं अभी अभी बताया आपको, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट होता है। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या होता है कि अवकलनीयता के वक्र के किसी बिंदु पर एक स्पर्शरेखा खींची जाए। दूसरा क्या होता है? फिजिकली। फिजिकली एस्पेक्ट क्या होता है साहब? फिजिकली एस्पेक्ट सिंपली भाषा में आप लोगों को बता दूं कि अपन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी ना 11th क्लास में। फिजिक्स क्या पढ़े? फिजिक्स में अपन लोग क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोले तो किसी के सापेक्ष, बोले तो वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, है ना। वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर अपन लोग डीवी अपॉन dt क्या होता है? ए। ये अपने पास में क्या है? इंस्टेंटेनियस। ये अपन लोग एग्जांपल ले सकते हैं। ये फिजिकल होता है। फिजिकल क्या होता है कि किसी भी वैल्यू में किसी अन्य के सापेक्ष जो लगातार परिवर्तन हो रहा है वही अवकलन होता है। और ये अवकलन क्या होता है? ये अवकलन वही होता है कि यदि इन दोनों के मध्य में वक्र खींचा जाए तो उस बिंदु के, उस वक्र के किसी भी बिंदु पे जो स्लोप खींची जाएगी, ढाल खींची जाएगी, उसका जो टेंजेंट होगा ना, टेंजेंट बोले टेन थीटा होगा, उसका ढाल होगी उसकी, ठीक है ना, वही अपने आप में क्या होगा साहब? अवकलन होगा। अवकलन कुछ नहीं है दुनिया में। अवकलन बस इतना सा है कि कोई एक वक्र खींचा गया है, उस वक्र के किसी बिंदु पर यदि कोई स्लोप खींची गई है, वो स्लोप किसी एक्सिस के साथ में टेन थीटा बनाती है, तो अपने आप में क्या है? उसका अवकलन है निश्चित रूप से। तो ये ध्यान रखना, दुनिया में ये चेंज नहीं है। जो एम एन एम और जो टेन थीटा है ना, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, वो ही अपने आप में अवकलन है। यदि या फिर आप लोग ले लो एफ डेफ एक्स, एफ डेफ एक्स, ये भी अपने आप में क्या है? अवकलन है साहब, ठीक है। तो अवकलन किनका होता है? अवकलन उनका होता है। देखिए एक मैं बात कर दूं, क्या सब प्रत्येक फंक्शन का अवकलन होगा? नहीं साहब, मैं ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। फिजिक्स के अंदर आपने समझ लिया कि किसी के सापेक्ष किसी में जो परिवर्तन की जो दर है, ठीक है ना, जिसको आप लोग तात्क्षणिक बोलते हो। तात्क्षणिक का मतलब ही क्या है? किसी क्षण पर, और क्षण का मतलब क्या है? लिमिटिंग केस आ गया, x टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0 आ गया, तो अपने पास में कि जैसे कि मैं तात्क्षणिक चाल पढ़ी, तात्क्षणिक वेग पढ़ा, वो सारी की सारी क्या है? अवकलन है। वो किसी बिंदु विशेष की बात कर रहा है, बिंदु विशेष पर, ठीक है ना। वो एक अलग बात है, आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है तो समय मिलते ही मैं प्लेलिस्ट फिजिक्स की स्टार्ट करूंगा, तब आप लोग देख लेना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है। आप लोग बाइक देखिए ना, बाइक बाइक चलती है ना, उसके अंदर जो मीटर होता है, मीटर जो स्पीड बताता है, वो कौन सी स्पीड बताता है? वो तात्क्षणिक स्पीड बताता है। जिस क्षण आपने देखी उस क्षण की स्पीड है वो, ना कि एवरेज स्पीड है उसकी। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड अपन लोगों ने क्या है कि एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर कवर किया, तो एवरेज 60 हो गई। और 60 के अंदर कभी 80 भी रहा होगा, 75 भी रहा होगा, 70 भी रहा होगा, उन सबका वो तो एवरेज है। लेकिन जिस क्षण मैंने मीटर तक जिस तरफ क्षण नजर गई, लगभग अपने पास में 0 सेकंड का समय था उस समय, तो उस समय जो स्पीड अपन ने काउंट की वो क्या थी? तात्क्षणिक है। और तात्क्षणिक ही, जैसे कि जिस भी बिंदु पे अपन लोग बात कर रहे हैं, वही अवकलनीयता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
तो देखिए अपन बात कर रहे हैं, देखिए एक फंक्शन है, उस फंक्शन का वक्र ऐसा है भैया, मेरे को एक बात बताना ध्यान से, वो एक फंक्शन है, मैं आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट देता हूँ भैया, उसका वक्र ऐसा है भैया, ऐसे करके वक्र, कोई फंक्शन ऐसे घूम रहा है, आपको एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पकड़ा रहा हूँ। इस बिंदु को मैं टेंजेंट जाता हूँ, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है ना। मैं इधर से इस टेंजेंट को लेके आया, इधर से इस टेंजेंट को लेके आया, जब घुमाते हुए लेके आया तो इसकी टेंजेंट क्या हो गई, ये हो गई। मैं इधर से भी तो ला सकता हूँ, मैं दोनों तरफ से लाऊंगा भैया, इधर से जब लेके आया तो इसकी टेंजेंट क्या हो गई, ये हो गई। अब बोलो एक बिंदु पर कितनी टेंजेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड से LHD और ये राइट हैंड साइड से RHD, कितनी टेंजेंट, 2 टेंजेंट। इसका मतलब LHD नॉट इक्वल RHD, दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों यदि अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन अवकलनीय है, अवकलनीय नहीं है। और अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब साफ आपसे कह सकता हूं मैं कि साहब ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण केवल ये शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट, ये केवल इसका शार्प पॉइंट है। ध्यान रखना, जहां जहां देखिए, जहां जहां फलन की अवकलनीय होने के लिए 2 शर्तें अपने पकड़ी। पहली शर्त क्या पकड़ी, पहली शर्त पकड़ी शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पकड़ा साहब, दूसरा पॉइंट अपन ने पकड़ा कि अवकलनीय होने के लिए, ठीक है साहब, अवकलनीय होने के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यदि कोई फलन में ब्रेक है, टूट रहा है बीच में से, तो वो यहाँ इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा, सतत होना चाहिए। 2 बातें पकड़ लेना, यदि फलन सतत है तो हो सकता है कि वो अवकलनीय हो, ये भी गारंटी नहीं है कि वो अवकलनीय होगा निश्चित रूप से। तो पहली कंडीशन सतत होना ही चाहिए, तो मैं यूं भी कह सकता हूँ कि कोई फलन अवकलनीय है तो वो सतत होगा निश्चित रूप से, ये गारंटी है, ठीक है ना। और एक शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। 2 पॉइंट अपन ने पकड़े, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पर अपन बात करें, तीसरा पॉइंट क्या है कि आगे जाकर मैं बात करूंगा कि LHD और RHD दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, तो फलन अवकलनीय होगा। यदि सपोज LHD और RHD आपका बराबर आ गया और वैल्यू फाइनाइट नहीं है तो भी अपन लोग नहीं कह सकते कि वो फलन अवकलनीय है या नहीं है। अगली बात पर अगले पॉइंट में बात करता हूं, छोटी सी बात और फरमाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई आप लोगों को, ये कोई वक्र है, इस वक्र का ये बिंदु है, इस बिंदु पे मैंने ये कोई प्रतिच्छेद रेखा खींची, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ठीक है ना। आप तो बस एक छोटी छोटी सी चीज बताना मेरे को साहब, ये सपोज करो कि मैं इस बिंदु B को पास लेके आ रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, पास यदि लेके आऊंगा मैं तो B कहाँ गमन करेगा, A की तरफ गमन करेगा B, ठीक है ना। और A और B का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। और लगभग 0 क्या होता है, ऐसे होता है। सपोज करो ये वाला पॉइंट कल को मैंने A मान लिया, क्या मान लिया, A, तो मेरे को जल्दी से ये पॉइंट बताओ भैया, ये x बराबर A मान लिया, तो ये पॉइंट हो गया x बराबर A प्लस h। मैंने दिखाने के लिए थोड़ी ज्यादा दूरी ली है, वरना ये पॉइंट दोनों बहुत पास हैं। यदि मैं इसको टेंजेंट के रूप में देखना चाहता हूँ, ठीक है ना साहब, यदि मैं इसको टेंजेंट के रूप में देखना चाहता हूँ तो ये पॉइंट क्या है। अब मेरे को इस बिंदु के कोऑर्डिनेट बता दो फटाक से आप लोग, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे साहब, इस बिंदु के निर्देशांक बताइए साहब, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इस बिंदु के निर्देशांक अपने आप में x अक्ष पे तो A है, और ये y अक्ष पे जाके क्या बनेगा, ये फंक्शन है f अक्ष, और एक्स जी पे कौन पुट कर रहे हैं अपन लोग, A, तो यहाँ क्या हो जाएगा FA, ये क्या हो गया FA, FA, समझ रहे हो साहब, FA हो गया साहब, है ना। इसके बाद में इस बिंदु के निर्देशांक बताएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पे क्या है A प्लस h, और इधर जाके क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर रखोगे x की जगह पे क्या रखना है A प्लस h, तो क्या हो गया f A प्लस h, ठीक है सर, f A प्लस h, बोलो होगा कि नहीं होगा सर। और ये डिस्टेंस क्या है h, इसको किसके बराबर लेके जाना, लगभग 0 के बराबर लेके जाना, 0 की तरफ लेके जाना। तो इसमें कौन काम करेगा, लिमिटिंग की इसका काम करेगा सब, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, ये केस काम करेगा। अब अपन लोग क्या है, जो टेंजेंट और टेंजेंट की क्या निकालना चाह रहे हैं साहब, ढाल निकालना चाह रहे हैं साहब,
स्लोप निकालना चाह रहे हैं सब। स्लोप क्या होती है भैया, टेन थीटा। थीटा यहाँ मौजूद नहीं है तो अपन के पास में क्या होती है सर, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। पढ़ा है कि कहीं टेंजेंट होती है कि नहीं होती है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है सर, 11वीं क्लास के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा है, 11वीं चैप्टर के अंदर, है ना। ठीक है, तो वहां जाके टेंजेंट क्या होती है, y2 माइनस y1। अपन लोग बात करें तो ये बिंदु क्या है, x1 y1, है ना, ये क्या है x2 y2। तो सिंपली यहाँ यदि मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, y2 माइनस y1, तो बोलो f a प्लस एच माइनस एफ ए बटे क्या हो गया, a प्लस एच माइनस ए से a कैंसिल आउट। ठीक है, तो अपने पास में क्या होता है भैया, ध्यान देना, इसमें h क्या है, जीरो के समतुल्य कर देता हूँ, इसको पास ले आता हूँ, तो लिमिट लगा दूं, लिमिटिंग केस बना दूं, एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये मेरे पास में क्या हो गई, आर एच डी। ये एक फॉर्मूला हो गया, अपने को बिल्कुल जम जाना चाहिए। ये मेरे पास में क्या है कि राइट हैंड साइड से लिया है, उसका डेरिवेबिलिटी है, तो ये राइट हैंड साइड की डेरिवेबिलिटी है साहब। इतना छोटी सी बात अपन लोगों ने 11वीं क्लास में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए। वास्तव में मूल कॉन्सेप्ट ये है। इसी बात को सपोज करो, अब मैं क्या करता हूं, रिपीट कर रहा हूं वापस से, ध्यान रखना पूरा रिपीट होगा सक्सेस। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा बस। ये अपना फंक्शन है, इस बिंदु पे बात कर रहा हूँ, इस बार लिया था मैंने राइट साइड से, अब मैं एलएचडी की बात करूंगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ बिंदु क्या है, x बराबर a, ये बिंदु b लिया, इसका इनवर्सन क्या होगा, x बराबर क्या होगा, लेफ्ट में ले रहा हूँ, क्या होगा सब, a माइनस एच डिस्टेंस है, बहुत सूक्ष्म है, केवल समझाने के लिए इतना डिस्टेंस केवल नहीं, बहुत नजदीक है, बहुत पास है। ठीक है सर, अब इन दोनों को यदि मैं ऐसे ही बात करता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या है ना, इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या है साहब, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a माइनस एच एफ ए माइनस एच। इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, a एफ ए। वही y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1, तो क्या करूँ, f a माइनस एच माइनस एफ ए, और x2 माइनस x1, तो क्या हो गया, a माइनस एच माइनस ए। तो सब लिमिटिंग केस ले लूं, लिमिट लगा दूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है ना, एफ ए माइनस एच, ठीक है साहब, माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब आप लोग ध्यान दें एक छोटी सी बात, ये क्या हो गई, एल एच डी। यदि ध्यान देना, मैंने क्या बताया था कि एल एच डी और आर एच डी दोनों इक्वल हो जाएं, एल एच डी इक्वल आर एच डी, दोनों इक्वल हो जाए तो फलन कैसा होगा सब, अवकलनीय होगा। उसमें भी एक शर्त है, विशेष से ध्यान रखना, जिसको हम लोग भूल जाते हैं, वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट। वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए सर, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एल एच डी और आर एच डी, ठीक है सर, सीमित और परिमित मान होना चाहिए। ठीक है ना, फाइनाइट का मतलब होता है परिमित मान होना चाहिए, तो हमारे पास फलन कैसा होगा, अवकलनीय होगा। यदि एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी, तो अपन लोग कहेंगे नॉट डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी। ठीक है सर, तो अपन लोग क्या कहेंगे, नॉट डेरिवेबिलिटी। ठीक है सर, तो यहाँ क्या है, डेरिवेबिलिटी, अपन लोगों का फलन क्या है, डिफरेंशियल है। ठीक है, कैसा है सर, इस कंडीशन में डिफरेंशियल है फंक्शन। यदि एनएचडी और आरएचडी बराबर हैं तो फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। वापस से एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं, एनएचडी आरएचडी से मतलब क्या है मेरा, साफ सा मतलब है। तो देखिए साहब, दोनों ही चीजें आपके सामने क्लियर होकर के आ गई। देखिए, एक तो बात छोटी सी ये है साहब, देखो ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन पे इधर की साइड से मैं स्पर्शरेखा लेके आया, इधर की साइड से स्पर्शरेखा लेके आया, और दोनों स्पर्शरेखा क्या है, एक हो गई, बोले तो इसका एल एच डी बराबर आर एच डी है। तो इसका मतलब एक बिंदु पे एक ही स्पर्शरेखा खींची जा रही है, ये इसका अवकलनीय है। और यदि इस बिंदु की जो अपने पास में, सपोज करो कि वक्र को थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ, है ना, जिससे आपको समझ पड़ जाएगा, ये स्पर्शरेखा दोनों एक ही स्पर्शरेखा है, बोलो दोनों स्पर्शरेखा की ढाल सेम है, और जो ढाल है ना वही अपने आप में क्या है, अवकलन। तो ध्यान रखना, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, है ना, जो अपने पास में था। ठीक है, ये इसका लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस, या फिर टेन थीटा, या फिर m, और या फिर अपने आप में dy अपॉन dx,
ये एक ही बात होती है। इनको अपन लोग ध्यान रखें कि जो मैंने एलएसडी निकाला है ना, मैं अब ध्यान से मेरे को बताना एलएसडी और आरएसडी क्या निकाला है ना, ये अपने को दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सेट हो जाना चाहिए। देखिए साहब, आरएसडी क्या निकाला था मैंने, आरएसडी जो निकाला था वो ध्यान रखना, आरएसडी जो निकाला था वो निकाला था मैंने एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यही था क्या? नहीं था, ये नहीं था, लिमिटिंग केस था इसका, एच टेंस टू क्या है 0, ठीक है सर। और एलएसडी क्या निकाला था मैंने, एलएसडी निकाला था लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये निकाला था। अब इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश ए प्लस, राइट साइड से लिए डेरिवेटिव, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश ए माइनस, ठीक है साहब। और एफ डैश और ये दोनों के दोनों अपने पास में क्या होते हैं साहब, ध्यान देना, एक मूल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। यदि एफ डैश ए प्लस बराबर एफ डैश ए माइनस, ये क्या दर्शा रहा है साहब, क्या दर्शा रहा है, ये एलएचडी बराबर आरएचडी, इसका मतलब क्या है, अवकलनीय है। तो सिंपल सी बात तुरंत दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, क्या यही होगा एफ डैश ए, बिल्कुल साहब यही होगा, जो इसकी वैल्यू वही क्या होगा, अपने आप में इक्वल है, वही ये होगा। ये क्या होता है, उस फंक्शन का अवकलन होता है भैया। इतनी सारी बातें, सारी जो मैंने बात की है ये 11वीं क्लास की बातें हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अवकलनीयता में अपन लोग बात कर रहे हैं, वहां जाके अपन लोग सीख चुके, दोनों फॉर्मूले वहीं से हैं। देखिए साहब, एक फॉर्मूला और इसके अंदर होता है, जो अपन लोग समस्याओं में जब फंस जाते हैं तो उस समय क्या है कि अपन लोग, मैं उसको एक क्रांतिकारी फॉर्मूले के नाम से जानता हूँ। तो वो क्या होता है, लिमिट एफ टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस, है ना, एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ध्यान रखना है। तीसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए तीनों के अंदर मैं सिमिलरिटी बताता हूँ साहब, तीनों के अंदर सिमिलरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना मेरे को। देखिए साहब, मैं x बराबर 0 पे बात कर रहा हूँ, x बराबर 0 पे बात कर रहा हूँ, तो a बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या वास्तव में इसकी सच्चाई है, उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए साहब, इधर मैं बात करूँ आरएसडी के अंदर, यानी एफ ऑफ ए प्लस की, ये क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स, ठीक है सर। तो यहाँ ध्यान दें अपन लोग, क्या है मेरे पास में ए प्लस, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है, यदि कल को मुझे एफ डैश 5 निकालना है तो इसका मतलब लिमिट, है ना, x टेंस टू 5 और f5 माइनस एफ ए, है ना, अपॉन साहब x 5 माइनस ए, कुछ ऐसे करके अपन लोग क्या है कि x की वैल्यू 5 पुट करनी है अपन लोगों को, ठीक है सर। तो ध्यान दें, एफ ए प्लस के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, एफ ए प्लस के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान देना, मेरे पास में ए प्लस क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए कौन है यहाँ, 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे एच। इसके अंदर आप जैसे ही एच की जगह 0 पुट करोगे तो आपके पास में क्या हो गया, ए प्लस हो गया, क्या वैल्यू प्राप्त हो गई, 0 प्राप्त हो गई, वही कि नहीं हुई, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन पे मैं बात करूं एफ ए माइनस पे, एफ डैश ए माइनस पे, ए माइनस पे मैं बात करूं तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस f0 बटे माइनस, ये क्या है, एफ डैश माइनस है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब इसके बाद मैं अगली कंडीशन पर बात कर रहा हूँ, तो अगली कंडीशन ये क्या है, इस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ए की जगह 0 पुट करूंगा, एफ ए माइनस f0 बटे एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस 0, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 0। जैसे ही मैं 0 पुट करता हूं तो बोलो 0 बटे 0 का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान दो, f0 में से f0 गया तो बोलो 0, इधर 0 में से 0 गया तो बोलो 0, और 0 बटे 0 लिमिटिंग केस बनती है, अपने को क्या याद आनी चाहिए, लॉपिटल, एल हॉस्पिटल, पढ़ा होगा आपने, है ना, 11वीं क्लास में रूल होता है एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है कि ऊपर का अवकलन ऊपर करो, नीचे का अवकलन नीचे करो। तो मेरे को सीधे सीधे सी बातें बता दो, एफ एक्स का अवकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स
इसका अवकलन 0 है ही, और x का अवकलन क्या होगा 1, तो बोले तो एफ डैश एक्स मिला, और x की जगह वैल्यू क्या ठोकनी है, एफ डैश 0 ठोकनी है। तो भाई हमारे पास में a की वैल्यू 0, ये क्या है 0 प्लस, और ये क्या है 0 माइनस, और बोले तो किसके बराबर आ गया, एफ डैश 0 के बराबर आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला भी वही इनका कार्य करता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो, है ना। तो ये मेरे पास में ये डेरिवेबिलिटी हुई। तो डेरिवेबिलिटी के ऊपर आगे को छोटी मोटी बातें हैं, उनको और अपन लोग कर लेते हैं। देखिए अपने को बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के अंदर जाना है, एलएचडी निकालना है, आरएचडी निकालना है। अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए। उन फॉर्मूलों के अंदर एक मूल चीज वापस से बात कर दूं, ध्यान रखना। देखिए मैं बात कर रहा हूं सततता व अवकलनीयता में तुलना। अब मूल पॉइंट पे आना। पहला पॉइंट, यदि फलन सतत है, यदि फलन सतत है, ठीक है ना, यदि फलन सतत है, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है फलन अवकलनीय होगा। अगली बात, यदि फलन अवकलनीय है, तो इस चीज की 100% गारंटी है वह फलन सतत होगा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि फलन अवकलनीय है, ठीक है साहब, 100% गारंटी है वो सतत होगा। तीसरी बात क्या है, फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है सर। फलन अवकलनीय नहीं है तो फलन सतत भी हो सकता है, आया ना 4 पॉइंट दिमाग में, सतत भी हो सकता है और असतत भी। यदि फलन अवकलनीय नहीं है तो उसमें अपन लोग कह सकते हैं, इसके अंदर भी 2 केस होंगे सब। एक केस होगा LHD नॉट इक्वल RHD बट फाइनाइट। दोनों ने फाइनाइट वैल्यू दी, LHD और RHD बराबर नहीं है, इसलिए वो अवकलनीय नहीं है। तो इस केस में फलन होगा भैया सतत है, 100% की गारंटी है उसका, ध्यान रखना। यदि हमारे पास में LHD नॉट इक्वल RHD और कोई भी एक या दोनों इनफाइनाइट मिलते हैं, तो निश्चित रूप से फलन कैसा है, असतत है, असतत है सर, ठीक है सर। मैं आपको बता दूं, देखो फलन अवकलनीय नहीं है तो उसमें अपन लोग गारंटी से नहीं कह सकते कोई सतत है असतत है। लेकिन अगली बात में मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि यदि कोई फलन अपने पास में, यदि LHD और RHD बराबर नहीं है लेकिन वो फाइनाइट है, तो फलन सतत है निश्चित रूप से। और LHD और RHD यदि अपने पास में बराबर नहीं है और फलन भी इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, कोई एक दे रहा है या दोनों दे रहे हैं, ठीक है ना, तो फलन कैसा होगा, निश्चित रूप से असतत होगा, इनफाइनाइट में जाके फंक्शन टूटता है भैया, है ना। और एक अगली बात, एक चौथी बात और कर दूं इसके अंदर। चौथी बात क्या है, मरी सी बात है बस वो, तो यदि फलन असतत है, कैसा है, तो निश्चित रूप से अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है सर। ये मैंने आपके सामने 2-4 बातें रखी सततता और अवकलनीयता की। पहली बात क्या है कि फलन यदि सतत है तो हमारे पास में कोई गारंटी नहीं है तो अवकलनीय होगा या नहीं होगा।
फलन यदि अवकलनीय है तो गारंटी है फलन सतत होगा, ठीक है ना। अगली बात क्या है कि फलन अवकलनीय नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सतत है। क्या सतत है, उसमें दो केस बनते हैं। एक केस है जो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है दोनों की, तो निश्चित रूप से वो सतत है। फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है तो वो क्या है, असतत है साहब। अगला केस क्या बनता है, फलन यदि अपने पास में असतत है तो ये असतत का मतलब फलन टूट गया। टूट के ध्यान रखना दो चीज का खतरा सबसे ज्यादा होता है अवकलनीयता को, एक तो शार्प पॉइंट तीक्ष्ण बिंदु से, और एक अपने आप में इससे ये फलन अवकलनीय नहीं है साहब, ठीक है सर। अगली बात में मैं बात गौर फरमा लें, अगली बात में यदि गौर फरमाएं तो क्या है, देखिए अवकलनीयता के अंदर कुछ केस पे मैं बात कर लेता हूँ। हाँ साहब, एक केस और रह गया, वो ऐसा वर्टिकल, है ना। यदि किसी की टेंजेंट वर्टिकल है तो फलन अवकलनीय होगा नहीं होगा साहब। टेंजेंट वर्टिकल, टेंजेंट वर्टिकल का मतलब क्या है, ध्यान रखना। टेंजेंट ऐसे है, ऐसे ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है साहब। ये स्पर्श रेखा वाई एक्स स्पर्श रेखा बोल थीटा 90 है, थीटा 90। बहुत मोस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना, पुस्तकों में झक मार के देख लेना, मिलेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। देखिए बहुत मोस्ट कॉन्सेप्ट, ये टेंजेंट वर्टिकल है ना। ये 90 है। 90 का मतलब इसका जो टेन थीटा होने वाला है, टेन 90 बोले तो क्या इनफाइनाइट होने वाला है। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अक्ष है कोई भी अपने आप में, कि कोई वक्र ऐसे बना हुआ है, उस वक्र का टेंजेंट ये है, ठीक है सर, ऊर्ध्वाधर अक्ष है सर, ठीक है सर, उसका टेंजेंट 90 है। तो क्या वो फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है। अपन लोग बार बार बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट होने पे, इनफाइनाइट होने पे नहीं साहब। अपन लोगों को एक छोटा सा भ्रम दूर करता हूँ आप लोगों का, ठीक है ना। वर्टिकल है, ये कैसे फंक्शन का होता है, सपोज करो मैंने एफ एक्स बराबर एक वक्र दे दिया एक्स बराबर 1/3, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ाने जा रहा हूँ मैं। इसका यदि वक्र अपन लोग कल को खींचने लगे तो इसका वक्र क्या होता है भैया, इसका वक्र होता है ऐसे, ऐसे, ये इसका वक्र है एक्स बराबर 1/3 का। अब मेरे को एक बताइए, इसका जो टेंजेंट है ना, इसका टेंजेंट ये है। अब किसी को नहीं पता कि आप मेरे को बताइए, कि थोड़ा सोच के बताइए। मैं आप लोगों को एक बहुत तगड़ी बात बता रहा हूँ, काफी समय में जाकर मेरे को पकड़ में आई थी। मैं सोचता था ये इसका टेंजेंट, मेरे को लग रहा है प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद करके जा रही है लाइन, ये लाइन प्रतिच्छेद करके जा रही है ना। तो साफ साफ और दुनिया वाले कह रहे हैं ये इसका टेंजेंट है। तो मैं कैसे पता करूँ इसका टेंजेंट है ना। काफी थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि हाँ वास्तव में टेंजेंट, टेंजेंट क्या है मैं आपको बता दूं कैसे है साहब। ये लाइन इसको वास्तव में वक्र को टच करके जा रही है, इसको प्रतिच्छेद करके नहीं जा रही है, और आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ में देखें, आपको पकड़ में आ जाएगी। मैं आपको 1 मिनट में पकड़ा देता हूँ, जो मेरे को वर्षों में पकड़ में आई बात, ठीक है। ये लाइन क्या है कि वन अपन इसका जो वक्र है ना, ये ऐसे करके जा रहा था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जा रहा था। जैसे ही यहाँ जाके आया तो यहाँ जाके इसने तुरंत मुंह पलटा। जैसे इसने ऐसे मुंह पलटा ना, ऐसे ऐसे करके जा रहा था, ऐसे इसने जैसे मुंह पलटा, जैसे पीट करी, तुरंत ये लाइन इसको स्पर्श करके निकल गई। इस प्रकार से इस वक्र की ये टेंजेंट जाती है भैया, है ना, ठीक है। तो इसकी स्पर्श करके यहाँ जाके ये ऐसे मुंह पलटता है अपना, ठीक है ना। जैसे ही अपना मुंह पलटता है तो पीछे से, ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने फिल्म में देखा ना, गोली ऐसे टच करके निकल जाती है ना, तो वो टच करके जा रही है इसको भैया, ठीक है। तो ये अपने पास में ठीक है टेंजेंट, और टेंजेंट कैसी है, वर्टिकल है। और ध्यान रखना ये 90 डिग्री पे टेंजेंट है, एक्स के साथ में कितना बना रही है, 90 बना रही है, 90 डिग्री पे वर्टिकल है। तो क्या ये फलन अवकलनीय, अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अवकलनीय होगा भाई साहब, 100% अवकलनीय होगा। ये फाइनाइट इनफाइनाइट होने के बाद अवकलनीय होगा। उसको कौन बचा लेता है, कि जो वर्टिकल केस होता है ना, वर्टिकल वर्टिकल कह के हम लोग इसको बचा लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। किसी की टेंजेंट वर्टिकल है, ठीक है ना, तो वो केस भी अपने आप में ध्यान रखना। कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट यदि अपने पास में आ रही है तो उस फंक्शन को अपन लोग मना कर देंगे साहब। लेकिन किसी फंक्शन की जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट अपने पास में क्या कि इनफाइनाइट दे रही है कोई बात नहीं, लेकिन वर्टिकल है, इस प्रकार से कोई फंक्शन है उसकी टेंजेंट यदि वर्टिकल अपने पास में आ रही है, तो उस केस में अपन लोग उसको क्या कहेंगे, वो डिफरेंस के बारे में फंक्शन, ध्यान रखना। बहुत इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनाता है ना, वैसे जेई वैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाते हैं, जेई का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो अपन लोगों के पास में डिफरेंशिएबिलिटी का सेक्शन, यहाँ कॉन्सेप्ट जो मूल है वो खत्म होता है, और छोटी मोटी जो बातें हैं उनको और थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं। देखिए एक अगला पॉइंट है, किसी अंतराल में दिए गए बिंदु सी पर अवकलनीय फलन आवश्यक रूप से सतत होता है, परंतु इस अंतराल में फलन
का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। स्पष्ट यदि कोई फलन सतत नहीं है तो निश्चित रूप से अवकलनीय नहीं होगा। मैंने आप लोगों का अगला पॉइंट जो आपकी पुस्तक दे रही है उसके अंदर मैंने पहले बता दिया कि कोई फलन यदि सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। इस बात को ये कह रही है साहब। और देख लेते हैं अगला है साहब, यदि किसी फलन की किसी बिंदु पर अवकलनीयता का परीक्षण करने से पूर्व उस बिंदु पर फलन की सततता का परीक्षण किया जाना चाहिए। फलन की सततता होने पर ही उसका अवकलनीयता का परीक्षण करें। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि उद्देश्य है किसी फलन की कंटिन्यूटी चेक कीजिए। यदि कंटिन्यूटी हो तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो भैया, है ना। यदि कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। अगली लाइन में ये कहा है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक बहुपदीय और चरघातांकी और अचर फलन और वास्तविक संख्या सदैव अवकलनीय होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें बहुत अच्छी बात बताई है ये कि सदैव अवकलनीय फलन कौन होते हैं। मेरा वर्टिकल वाला केस भी सॉल्व हो जाता है इसमें। सदैव अवकलनीय फलन, सदैव अवकलनीय फलन कौन होते हैं भैया। सदैव जो अवकलनीय फलन होते हैं वो क्या है कि एक तो होता है पॉलिनोमियल बहुपद, दूसरा क्या होता है चरघातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। ये भी फलन ही है। कहानी फलन के अंदर एक चार्ट होती है भैया, 11वीं क्लास में फलन मध्य से पढ़ लिया हो तो दिक्कत नहीं आती भैया, आ गया ना। ठीक है, उसके बाद में क्या है अचर फलन, अचर फलन। उसके बाद में क्या है सर, ठीक है सर, उसके बाद में अपने पास में वास्तविक संख्याओं पर आधारित, वास्तविक संख्याओं पर आधारित। ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं ना वो सारे के सारे कैसे होते हैं, दुनिया में सदैव अवकलनीय होते हैं साहब, है ना। इसके बाद में एक अगली बात और है, देखिए ये क्या है कि अपनी औकात के जो फंक्शन होते हैं ना, एक बात कह दूं, जो अपनी औकात के अंदर अवकलनीय होते हैं सदैव। सदैव औकात का मतलब समझते हो ना, सदैव अपने अंतराल में अवकलनीय। सदैव अपनी औकात में कौन कौन से होते हैं अवकलनीय। एक तो होता है लघुगणकीय त्रिकोणमितीय, है ना। एक तो होते हैं सब लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय। दूसरा होता है त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय। ठीक है साहब, ये दो होते हैं, है ना। इसके बाद में दो अवकलनीय फलनों का योग अंतर गुणनफल, ठीक है ना, तथा संयुक्त फलन सदैव अवकलनीय होते हैं साहब। ध्यान दें, एक छोटी सी बात और बता देता हूं। यदि मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख लेना भैया, यदि, है ना, यदि दो फलन अवकलनीय है, कैसे भैया अवकलनीय है, यदि दो फलन अवकलनीय है, कैसे सर अवकलनीय है, तो उनका योग, उनका व्यवकलन, व्यवकलन समझते हो ना, घटा, उनका गुणन, उनका भाग, उनका संयुक्त, सभी अवकलनीय होते हैं, अवकलनीय होते हैं भैया। जैसे कि दो फंक्शन क्या है, एफ एक्स और जी एक्स है, आपके एग्जाम्पल के रूप में लिख दूं मैं, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। और एक चीज और देखिए, हर नॉट इक्वल जीरो, हर जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या आप कहते बड़े प्यार से साहब एफ एक्स जीरो आया था और जी एक्स भी जीरो आया था, दोनों अवकलनीय थे और मैं इनका डिविजिबल निकालो, डिविजिबल अवकलनीय होगा, तो इसका भाग अवकलनीय नहीं था। हर जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। हर यदि जीरो आ गया तो अवकलनीय नहीं हो। संयुक्त तो आप लोग समझते हैं बड़े प्यार से साहब, भैया कौन है, गॉफ एक्स है, फॉग एक्स है, फोफ एक्स है, एनी बनी थी,
ठीक है साहब, ये कैसे हैं, संयुक्त फलन है। यदि कोई दो अवकलनीय फंक्शन है तो उनका अपन लोगों के पास में गौ फॉग, ठीक है ना। और यदि कोई छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट यदि रह गया होगा तो वो अपन लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन से बात कर रहे हैं, आपको करना क्या है कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार जाके देखना है, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो मैंने मूल कॉन्सेप्ट पर बात की है जो आपकी पुस्तक में नहीं दी है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और उसके अंदर आपने को बिल्कुल दिमाग में एलएचडी और आरएचडी के 2 फॉर्मूले रट जाने चाहिए। केवल और केवल उन फॉर्मूलों को, वो जो एलएचडी और आरएचडी है ना, वही अपने आप में एफडेक्स से ध्यान रखना, वही अवकलन है, दुनिया का फर्स्ट अवकलन वही है जो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, प्रथम सिद्धांत, ठीक है ना। तो वही दुनिया का सबसे पहला अवकलन है, ठीक है। तो अपन लोग बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बजरंगी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद।